आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बायो का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ। कीट नियंत्रण में कीटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोका जाता है। कीटों के नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि एक जगह पे कोई कीट है, उसको दूसरी जगह पे जाने से उसको रोकते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि को रोकते हैं, बढ़ती हुई समष्टि को नष्ट करते हैं और उनकी संख्याओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब कीटों से नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकते हैं, फिर उनकी संख्या में वृद्धि ना हो इसलिए उनकी वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है, संख्या को नियंत्रित करते हैं। यह मुख्य बातें कीट नियंत्रण में सम्मिलित होती है। कीट जल्दी से अपनी संख्या में बढ़ने में सक्षम होते हैं। जो कीट होते हैं वो अपनी संख्या में जल्दी से बढ़ोतरी कर लेते हैं। कीट नियंत्रण की 2 प्रमुख विधियाँ होती है, प्राकृतिक नियंत्रण और कृत्रिम नियंत्रण। हम कीटों का नियंत्रण 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहला प्राकृतिक तरीकों से और दूसरा कृत्रिम तरीकों से। तो प्राकृतिक नियंत्रण में कैसे, इसमें कीटों का नियंत्रण प्राकृतिक कारकों से किया जाता है। इसमें ऋतुओं के हिसाब से भौतिक तथा जैविक कारक द्वारा। अब ऋतुओं के हिसाब से कैसे प्रबंधन करेंगे कि ताप, वर्षा, गर्मी, प्रकाश, सर्दी, हवा की गति, हिमताप, दाब आदि कीटों की संख्याओं को कम कर देते हैं। अब जैसे कोई कीट है, कोई रबी का कीट है, उसको ठंड चाहिए तो हम उसमें क्या कर देंगे, ताप कर देंगे ऋतु के आधार पर, ठीक है। कोई रबी का कीट है तो उसको हम ताप अधिक दे देंगे। कोई ऐसा कीट है जो वर्षा को सहन नहीं कर सकता तो उसको हम मतलब वर्षा में वो क्या होगा, उसकी वो मर जाएगा, ठीक है। अब कोई नमी में क्या, हम मृदा में नमी कर देंगे तो जिसके कारण वो मर जाएगा। अब है भूमि संरचना, जैसे कि मरुस्थलीय, तल स्थलाकृति, झरने, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, मृदा संरचना आदि के बदलाव से कीटों का भारी नुकसान होता है, ठीक है। अगर हम अपनी स्थलाकृति, झरने, नदियाँ आदि के हम संरचना में बदलाव कर देंगे तो इसके कारण भी क्या होता है, कीटों का नुकसान होता है। प्राकृतिक शत्रु, कीटों के निम्न प्राकृतिक शत्रु होते हैं जैसे कि कौवा, मेंढक, छिपकली, मैना, भालू, गोरैया, गिद्ध आदि प्रमुख है। क्या होते हैं, जो कीट होते हैं ना, उनके ही प्राकृतिक शत्रु होते हैं, मेंढक, छिपकली, तो ये क्या कहते हैं, उनको खाकर नष्ट कर देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रोग, कीटों में विभिन्न प्रकार के रोग जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, बीजाणु जनित होते हैं जो महामारी फैलाते हैं। अब क्या होता है, कीटों में कुछ रोग लग जाते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जिसके कारण भी क्या होता है, कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तो ये सब कैसे प्राकृतिक तरीकों से होता है। अब दूसरा है कृत्रिम नियंत्रण। इसमें मनुष्य द्वारा फसलों का रख रखाव करके कीटों से बचाते हैं। कृत्रिम नियंत्रण क्या होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें निम्न कारक सम्मिलित होते हैं, नाशक कीट का जीवन चक्र, प्राकृतिक व मौसमी इतिहास व उसके रहन सहन आदि की जानकारी होनी चाहिए। इसमें सूत्रकृमि, कवकनाशी, जीवाणुनाशी, विषाणुनाशी, प्रोटोजोआनाशी आदि को उपयोग करना चाहिए। अगर हमारे खेत में कोई कीट लग गए, अब वो कीट कोई जीवाणु लग गया तो हमें किसको उपयोग करना चाहिए, जीवाणुनाशी को उपयोग करना चाहिए। अब कोई विषाणु है तो विषाणुनाशी को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब कैसे भौतिक नियंत्रण, इसमें निम्न साधन है जैसे कि ताप, ठंड, आर्द्रता, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, विकिरण आदि द्वारा कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। ताप से नियंत्रित कैसे करेंगे, कीट जो होते हैं वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो कीट निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कीट है, वो क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय रहते हैं। अगर हम तापमान ज़्यादा कर देंगे, तापमान कम कर देंगे तो क्या होंगे, जो कीट होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। अब है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सभी जैविक कारक सक्रिय होते हैं। यदि प्रकाश नहीं आया तो कीट निष्क्रिय हो जाएंगे। अब सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जो कीट होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, अगर प्रकाश नहीं आया तो कैसे हो जाएंगे, वो कीट निष्क्रिय हो जाएंगे। आर्द्रता, प्रकाश व ताप यदि कम हो तो वातावरण में आर्द्रता व नमी बढ़ जाती है। आर्द्रता व नमी में कीट निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर वातावरण में क्या हो, तो प्रकाश ना हो और ताप ना हो तो कैसा नमी हो जाएगी, मतलब आर्द्रता बढ़ जाएगी, और आर्द्रता में क्या होता है, जो कीट होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। ध्वनि, कीटों को ध्वनि द्वारा रोका जाता है। ध्वनि में कीट अपनी संख्या नहीं बढ़ाते। अगर हम ध्वनि कर देते हैं तो क्या होता है, जो कीड़े होते हैं वो ध्वनि में अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते, ठीक है। बिजली, इसमें खेत में बीच में प्रकाश चिमनी लगा देते हैं जिसके कारण कीट
उनमें आकर उनसे मर जाते हैं। बिजली के द्वारा जैसे कि फेरोमोन ट्रैप लगा दे, प्रकाश पाश लगा दे, इनके कारण भी क्या होता है, कीटों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। अब ये तो हो गए भौतिक कारक के द्वारा, जैसे कि ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ध्वनि, ठीक है, बिजली। अब क्या है, यांत्रिक कारक। इसमें यांत्रिक संसाधनों को उपयोग करते हैं, जैसे कि हस्तचलित साधन द्वारा कीटों को नष्ट करना। हाथों से कीटों व अंडों को एकत्रित करके नष्ट कर देते हैं। यांत्रिक विधि में पहला क्या है कि हस्तचलित साधन के द्वारा, कि जो भी कीटों के अंडे हैं उनको हम हाथ से एकत्रित करके हम नष्ट कर दें, ठीक है। हस्त जाल द्वारा, इसमें हाथों से जाल बनाकर फैला देते हैं। अब जो जाल होते हैं ना, वो हाथों से बनाकर खेत में फैला देते हैं। इससे क्या होता है, जाल में जो कीट होते हैं वो फंस जाते हैं और फसलों को हम बचा लेते हैं। बाड़ लगाकर, खेतों के चारों ओर बाड़ लगाकर रेंगने वाले कीटों से बचाते हैं। वृक्ष के तने पर पट्टियां बांधकर, तनों पर चिपकदार पट्टियां बांध देते हैं, जिससे कीट आकर चिपक जाते हैं। इनमें निम्न साधन उपयोग में लेते हैं, प्रकाश, पार्श्व और फेरोमोन ट्रैप। क्या करते हैं, वो तनों पर चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो कीट होते हैं, चिपचिपा पदार्थ के कारण जो कीट होते हैं वो उन पर आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। प्रकाश पार्श्व क्या होता है, प्रकाश पार्श्व में चिपकदार वस्तुएं रख देनी चाहिए। अब जो प्रकाश पार्श्व होता है ना, उसके पास क्या चिपकदार वस्तुएं वो रख देनी चाहिए, जिससे कीट को एकत्रित कर लिया जाता है। अब क्या होगा, प्रकाश से क्या होता है, कीट आकर्षित होते हैं, और अगर हम उसके पास चिपकदार पदार्थ रख देंगे तो कीट आकर्षित होकर क्या होंगे, इससे चिपक जाएंगे, ठीक है। अब फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन एक रासायनिक पदार्थ है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये फेरोमोन ट्रैप के पास नर का आभास करवाता है, ठीक है। क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप एक रासायनिक पदार्थ होता है और ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करवाता है। जो मादा होती है ना, उसको नर का आभास करवाता है, कौन, फेरोमोन ट्रैप, ठीक है। अब कृषि नियंत्रण, इसमें कीट नियंत्रण कृषिगत क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। कीटों को विलुप्त फसल उत्पादन व प्रबंधन तकनीक पर निर्भर करती है। कृषि क्रियाएं के लिए निम्न जानकारी आवश्यक है। अब कृषि नियंत्रण से हम कीटों का नियंत्रण करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या जानकारी आवश्यक है कि देखो, पारिस्थितिकी का ज्ञान होना चाहिए, फसल चक्र का पता होना चाहिए, कीट चक्र का पता होना चाहिए, नियंत्रण उपाय उचित समय की जानकारी होनी चाहिए, फसल जीवन का पता होना चाहिए, फसल उत्पादन, जुताई तथा निराई गुड़ाई। ऐसा करने से मृदा की भौतिक दशा सुधरती है, जैसा कि ताप, नमी, मृदा कण संरचना, ठीक है। अगर फसल उत्पादन के बाद हम जुताई तथा निराई गुड़ाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, भौतिक दशा सुधरती है और ताप, नमी और मृदा संरचना में बदलाव आता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु संचार अच्छा होता है, मृदा की उपज बढ़ जाती है। इसके अलावा मृदा में उपस्थित लट, अंडे, प्यूपा आदि की बाह्य वातावरण में आ जाते हैं, इनका भक्षक चिड़िया कर लेती है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि फसल उग गई, उसकी कटाई के बाद अगर निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो अब जो भी मृदा में जो अंडे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और उनको क्या करेंगे, जो भक्षक है, मतलब चिड़िया और मेंढक, सब इनको क्या करेंगे, खा जाएंगे। वे खरपतवार के बीजों को खा लेती हैं, ठीक है। फसल चक्र, इसमें कीटों को धोखा देते हैं। खेत में प्रथम वर्ष लगाई गई फसल को अगले वर्ष बदल देते हैं। प्रथम वर्ष गेहूं लगाने के उपरांत अगले वर्ष सरसों लगा देते हैं। दाल वाली फसलों के बाद तिलहनी फसलें लगा देते हैं। अब क्या, जैसे कि कोई भी कीट है, वो ना खेत में लगाए, अब वो कीट ऐसा है जो कि गेहूं में लगता है, ठीक है, तो अगले वर्ष क्या कर देंगे, सरसों बो देंगे, जिसके कारण गेहूं का कीट सरसों में नहीं लगेगा, ठीक है। दाल वाली फसलों के बाद तिलहनी फसलें उगा देंगे, ठीक है। तो हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए कीटों के नियंत्रण के लिए। बीज बोने, फसल लगाने तथा काटने के समय में हेरफेर करना चाहिए। यह क्रिया फसल को सुरक्षित करने के लिए अपनाई जाती है। प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए। ऐसी प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग किया जाता है ताकि भौतिक दशा से बचा जा सके, जैसे अंकुरण के समय बीज का अंकुरित ना होना, प्रकाश, वायु आदि के अभाव में। आप प्रतिरोधी किस्में उगा देंगे, जैसे कि जो कीट है उन पे आकर्षण ना करें, ठीक है। अवशेष तथा खरपतवार की सफाई व स्वस्थ खेती करना। जुताई से पहले खेत की सफाई करनी चाहिए। जुताई करने से पहले खेत को समतल करना चाहिए ताकि बीज खेत में नियंत्रित रहे, खेत में समान रूप से उनको डाला जा सके। हमें क्या करना चाहिए, अवशेषों तथा खरपतवारों की सफाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जो भूमि होगी वो समतल हो जाएगी और जो बीज होंगे वो समान मात्रा में खेत में हम डाल सकेंगे, ठीक है।
संतुलित उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन करना। अंकुरित बीजों को संतुलित उर्वरक देना चाहिए। जो बीज है उनमें क्या हमें संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। अंकुरण के पश्चात फूल आने से पहले व फल आने के बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए। मिश्रित फसलों की खेती, दलहनी के साथ तिलहनी लगाना चाहिए। धान वाली फसलों के साथ अधान वाली फसलें उगाना चाहिए। ठीक है। अब फंदा फसल, फंदा फसल क्या होती है कि वह सभी फसलें जो कीटों के नियंत्रण में काम में ली जाती है वो फंदा फसल कहलाती है। मतलब ऐसी सभी फसलें जो कि हम कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो उनको फंदा फसल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि एकांतर क्रम में लगाई जाती है। इसमें फूल वाली फसलों को लगाना चाहिए। ये सुगंध वाली फसलों को इसमें लगाते हैं। हम फंदा फसल में क्या करते हैं, फूल और सुगंध वाली फसलों को लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो कीट है वो आकर्षित हो इनकी तरफ। ठीक है। छांगना तथा धूड़ धूड़ लगाना, यह फसलों में नहीं होती, यह कटाई छटाई पेड़ों में की जाती है। रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक पदार्थ कीटों को मारने में काम में लिए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकनाशी, कवकनाशी, फफूंदनाशी, सूत्रकृमिनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी। ठीक है। कीटनाशी क्या होते हैं, वह रसायन जो कीटों को मार देते हैं वो कीट रासायनिक होते हैं। ठीक है। इनकी विशेषता क्या होती है कि तीव्र काम करे और ये विषैले हों। अब विषैले होंगे तभी तो कीटों को मारेंगे, तो क्या होता है ये विषैले होने चाहिए और तीव्र काम करें। ठीक है। इनका उपयोग क्या होता है, इसके द्वारा सब्जी, फल, वृक्ष, फसलों, अनाज आदि को सुरक्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। यह नियंत्रण विधि आसान, सस्ती, तीव्र और सफल होती है। ये पुराने समय में पुराने समय से चली आ रही है। जो कीटनाशी का जो उपयोग करते हैं वो पुराने समय से चला आ रहा है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में DDT की खोज में कीट नियंत्रण करना बहुत आसान हो गया तथा कीटनाशी में एक नई क्रांति आई। कीटनाशी 3 प्रकार के होते हैं। जो कीटनाशी वो 3 प्रकार के होते हैं। कीटनाशी धूली, यह चूर्ण में आती है। ठीक है। जो कीटनाशी धूली है वो कहते हैं चूर्ण में आती है। दानेदार कीटनाशी, इनका आकार 0.25 से 2 mm परिधि का होता है। घुलनशील कीटनाशी, यह पानी में घुल जाती है। अब है कीटनाशी का वर्गीकरण। कीटनाशी 3 प्रकार का होता है। कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर पहला क्या है, कीटनाशी 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है कि शरीर में प्रवेश करने के आधार पर, और इसमें 3 वर्ग हैं कि स्पर्श विष, इसमें कीटनाशी कीटों के क्यूटिकल में घुसकर विषैला प्रभाव दर्शाता है। जो स्पर्श विष को क्या करता है, कीटों के क्यूटिकल में घुस जाता है और वहाँ पे विषैला प्रभाव दर्शाता है। जठर विष, इसमें कीट जब किसी को काटते हैं या चूसते हैं तो विष उसकी आंत में चला जाता है और कीट मर जाता है। ठीक है। धूमक विष, इसमें कीटनाशी वाष्पित होकर जहरीली गैस में बदल जाते हैं तथा श्वसन मार्ग में प्रवेश करके कीटों को मार देते हैं। ठीक है। अब अगला है रासायनिक स्वभाव के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक कीटनाशी कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक यौगिक, क्लोरीन यौगिक, गंधक यौगिक, फास्फोरस यौगिक। ठीक है। और कार्बनिक कैसे होते हैं, जैसे कि नीम, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। इसका साइंटिफिक नेम एजाडिरेक्टा इंडिका है। नीम के सभी भाग में कीटनाशी गुण पाए जाते हैं। जो नीम है वो एक बहुत ही अच्छा कीटनाशी है और इसमें कीटनाशी के सारे गुण पाए जाते हैं जो खेत में डालकर कीटों से फसलों को बचाते हैं। ठीक है। अब अगला है तेल और पायस। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो तेल और पायरस है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो कीटों को मारने में सहायक होता है। जैसे कि पेट्रोल, कारतोरल तेल को कीटनाशी में काम में लेते हैं। ठीक है। अब अगला है सल्फानेट। यह समूह के सभी कीटनाशी सल्फर युक्त होते हैं। अब ऐसे कि कार्बनिक थायोसाइनेट, डाइफिनाइल साइनेट, पाइथाइरेम। अब क्या है, कृतकनाशी। कृतकनाशी हमने कीटनाशी पढ़ा, अब अगला क्या है, कृतकनाशी। यह चूहे को मारता है, यह कुतरने वाले जीवों को मारता है, इसे मूषकनाशी कहते हैं। यह बड़े चालाक प्रकृति के होते हैं। जो कृतकनाशी क्या करता है, जो भी कुतरने वाले जीव होते हैं उनको मारता है और उसको मूषकनाशी भी कहते हैं। और ये बड़ी चालाक प्रकृति के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र की कृतकनाशी, मध्यम कृतकनाशी और धूमक कृतकनाशी। तीव्र कृतकनाशी क्या होते हैं, ये बहुत तीव्र होते हैं।
इनसे खाते ही चूहे मर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जिंक फास्फाइड, जिंक कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट, थैलियम सल्फेट आदि। यह बाजरे, ज्वार, मक्का आदि में खेत के बिलों में डाल दिए जाते हैं। जो तीव्र कृंतकनाशी होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत अधिक तीव्र उनकी गति होती है, वो तीव्र होती है, उनको खाते ही चूहे मर जाते हैं। ठीक है, ये बाजरा, ज्वार, मक्का आदि के खेतों में जो चूहे बिल कर देते हैं उनमें हम डाल देते हैं। ठीक है, मध्यम कृंतकनाशी, यह प्रतिस्कंदन होता है, इसको खाने से चूहों में रक्त स्राव हो जाता है। अगर चूहे मध्यम कृंतकनाशी को खाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें रक्त स्राव हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वारफेरिन, रोडाफेरिन आदि। ठीक है, धूमक कृंतकनाशी, यह चूहे के बिलों के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। एल्यूमिनियम फास्फाइड। ठीक है, कीटनाशी का सुरक्षित उपयोग, कि कीटनाशी का उपयोग करें तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, दुकान वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर जो भी ऐसा जो कीटनाशी बेच रहा है जिससे हम कीटनाशी खरीद रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए? इसका लाइसेंस होना चाहिए। कीटनाशी को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कीटनाशी का उपयोग करते समय हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। जब हम कीटनाशी का खेत में उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक है, दस्तानों को मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब दस्ताने पहनकर हमने उसका उपयोग किया, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? तो दस्ताने होते हैं उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए। कीटनाशी को मिश्र करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अब कीटनाशी का उपयोग कर ले उसके बाद में सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बच्चे उसे ना पकड़ लें। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। कीटनाशी छिड़काव से हुई सब्जियों व अनाज को धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हम जो भी फसल उसमें फसल या अनाज पे हम कीटनाशी का उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनको धोकर ही उपयोग में लेना चाहिए। कीटनाशी डिब्बों को मिट्टी में दबा देना चाहिए। जिस डिब्बों में कीटनाशी आते हैं उसको क्या करना चाहिए? हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए। ठीक है, जैव नियंत्रण, यह मनुष्य द्वारा जीवित जीवों पर नियंत्रण पाना जैव नियंत्रण कहलाता है। सर्वप्रथम 1762 में भारतीय मैना को मॉरिशस में भेजा गया ताकि वहाँ के महाद्वीप पर अत्यंत लाल लटों को खाकर मुक्ति पा सके। क्या होता है? 1762 में क्या हुआ? भारतीय मैना थी एक मॉरिशस, उसको मॉरिशस में भेजा गया। अब जो मैना है वो क्या करती है? जो लटों को खाकर उनका नियंत्रित करती है। तो वहाँ पे लटों का नियंत्रण बहुत अधिक हो गया तो भारतीय मैना को मॉरिशस में भेजा गया। ठीक है, हमारे देश में जैव नियंत्रण निम्न प्रकार होता है। टिड्डे को मैना खाती है, सांप को नेवला खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है। ठीक है, अब जैव नियंत्रण के सिद्धांत। प्राकृतिक शत्रु को ऐसा स्थान पर सुरक्षित करना जहां वह अधिक संख्या में उपलब्ध हो। इसके सिद्धांत का कोई भी प्राकृतिक शत्रु है उसको ऐसे स्थान पर एकत्रित करे जिसकी उसकी अधिक संख्या उपलब्ध हो। प्रयोगशाला में परभक्षी का पालन पोषण करना चाहिए ताकि समय आने पर उसको छोड़ सके। क्या करना चाहिए? प्रयोगशाला में हमें परभक्षियों को पालन करना चाहिए। ठीक है, ताकि समय आने पर हम उसको छोड़ सकें। जैसे कि अभी मॉरिशस में लाल लट बहुत आ गई थी तो इसलिए हमने मैना को भेजा। विदेशी परभक्षियों का भी समय समय पर उपयोग करना चाहिए। जैव नियंत्रण की सफलता के लिए आधारभूत बातें। फसल नाश कीटों की जानकारी होनी चाहिए। नाशक कीटों का भौतिक वितरण व उसके शत्रु की जानकारी होनी चाहिए। नाशक कीट के जीवन चक्र का हमें पता होना चाहिए। शत्रुनाशी के रूप में कीटहारी का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक शत्रु में क्या क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, प्राकृतिक शत्रु का जीवन चक्र छोटा होना चाहिए। प्राकृतिक शत्रु केवल परपोषी होना चाहिए। नए वातावरण में स्थापित होने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कोई भी प्राकृतिक शत्रु है तो क्या अपन कहीं भी कैसे भी वातावरण में ले जाएं तो वहाँ पे उसको स्थापित होने की क्षमता होनी चाहिए। जैव नियंत्रण की विधियाँ। पहला है प्रवेशन। प्राकृतिक शत्रु की खोज करके किसी क्षेत्र में डालना या छोड़ना प्रवेशन कहलाता है। अब विधियों में क्या है? प्राकृतिक शत्रु की हमने खोज की और उसको किसी क्षेत्र पर डालना या छोड़ना प्रवेशन। संवर्धन, इसमें परभक्षी व कीटों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है जो निम्न प्रकार से है। परपोषी अपनी संख्या बढ़ाता है, उसके पश्चात जीवन चक्र में कीटों का उपयोग कर लेता है। संरक्षण, जैव नियंत्रण कार्यक्रम में प्राकृतिक शत्रु का संरक्षण व उसको बढ़ावा दिया जाता है। परभक्षी कीट,
यह अपने जीवन में स्वतंत्र रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता। यह मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, जैसे कि कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा आदि। परजीवी कीट, यह अपने परपोषी से छोटे आकार का होता है। यदि यह अपनी संख्या को बढ़ा लेता है तो परपोषी को कमज़ोर बना देता है। अब परजीवी क्या होते हैं? ये क्या होता है? परपोषी, जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहा है, उससे क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। यदि अपनी संख्या को बढ़ा ले तो परपोषी को कमज़ोर कर देते हैं। समाकलित कीट प्रबंधन, समाकलित कीट प्रबंधन आर्थिक, सामाजिक व पारस्परिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सर्वप्रथम कार्बनिक कीटनाशी की खोज हुई, यह 1945 में खोजी गई। सर्वप्रथम कार्बनिक कीटनाशी की खोज हुई और इसकी खोज कब हुई थी? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय DDT का उपयोग किया गया। अब क्या है? छिड़काव भुरकाव के यंत्र, फसल की अच्छी पैदावार के लिए कृषि विज्ञान के द्वारा कुछ यंत्रों का निर्माण किया गया, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है प्रदूलक यंत्र। यह 2 प्रकार के होते हैं, हस्तचलित और शक्ति चलित। हस्तचलित क्या होता है? इसमें चकली व डड्डी होती है जिसे घुमाना होता है, और शक्ति चलित में यह बिजली से चलती है। फव्वारा व छिड़काव यंत्र, हाइड्रोलिक, नैपसैक स्प्रेयर, और शक्ति चलित में क्या आता है? यह बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, जैसे कि फव्वारा तकनीक। हवाई छिड़काव, यह हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर से किया जाता है। अब नैपसैक स्प्रेयर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक हस्तचलित फव्वारा होता है, इसको किसान अपनी पीठ पर लगाते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, टंकी, पंप और नोजल। इसकी टंकी प्लास्टिक, तांबा, लोहा, पीतल आदि की बनी होती है। पंप, इसका पंप विड्रॉल क्रिया पर काम करता है। नोजल, इसकी नोजल फुव्वारे के तौर पर काम में ली जाती है। इसका उपयोग लघु किसान अपने खेत में छिड़काव के लिए करते हैं। जो नैपसैक स्प्रेयर है, उसके जो छोटे किसान होते हैं अपने खेत में छिड़काव के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऊंचाई वाले पेड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नर्सरी में इसका उपयोग करते हैं। हैंड रोटरी डस्टर, इसे पंखा वाले डस्टर भी कहते हैं। यह कई प्रकार से बनाई जाती है। यह डोल के समान होती है। इसका उपयोग भी पीठ पर रखकर करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। जो हैंड रोटरी डस्टर होता है उसके 3 भाग होते हैं। गियर बॉक्स, ये हत्थे की तरफ होता है तथा गियर की सॉफ्ट पर पंखा लगा होता है। यह पंखा जब घूमता है तो मुख्य गियर को घुमाता है। ठीक है। हॉपर, यह ढोल के समान होता है जिसमें चूर्ण भरा जाता है। चूर्ण भरने के लिए ऊपर वाले भाग को खोला जाता है। ढोल के पास वाले पंखे के नीचे छेद होता है। यह छेद सॉफ्ट पर लगी नली से जुड़ा होता है। ब्लियर, यह एक बंद बॉक्स होता है जो 3 mm वाले नल द्वारा खुलता है तथा इसमें अलग अलग जालियां लगी होती है जो आगे जाकर नोजल में खुलती है। इसकी क्रियाविधि, जो हैंड रोटरी डस्टर, इसकी क्रियाविधि क्या है? हॉपर में 3/4 चूर्ण भरा जाता है। इसके पश्चात ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले हम उसमें चूर्ण भरते हैं और चूर्ण भरने के बाद ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर देते हैं तथा उसके पश्चात पीठ या सीने पर इसको लगाया जाता है और हत्थे को घुमाना प्रारंभ करते हैं। इसका प्रयोग सब्जियों, फसलों, छोटे वृक्षों और झाड़ियों, गृहपाटियों तथा गोदामों में किया जाता है। हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।